हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल नॉलेज टॉप में। देखिए, आज है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्लास नंबर 8। हम क्लास नंबर 1 से लेकर के 7 तक ले चुके हैं, बिल्कुल सरल और आसान भाषा में। और हाँ, ध्यान रखिएगा, सभी का हम टेस्ट भी ले रहे हैं शाम में 8:30 पे। जो हम दिन में पढ़ाते हैं, जो वीडियो अपलोड करके देते हैं, उसका टेस्ट भी हम नियमित रूप से ले रहे हैं। और टेस्ट में सभी स्टूडेंट का लगभग 100 में 100 परफॉर्मेंस है। इतना सुंदर परफॉर्मेंस कर रहे हैं, बहुत सुंदर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप ग्रो करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एएसबी इंजेक्शन दिया जाता है। एएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये समझ लीजिए, इससे पता चल जाएगा। एएसबी का फुल फॉर्म होता है एंटी स्नेक वेनम। ए से होता है एंटी स्नेक वेनम, यानी इससे पता चल, स्नेक मतलब क्या होता है, सांप, यानी एंटी स्नेक वेनम कहने का मतलब वह एंटी स्नेक वेनम से ही पता चल रहा है कि ये किसके लिए दिया जाता है। यानी सांप के काटने के बाद, ध्यान दीजिएगा, सांप के काटने के बाद किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है तो उस कंडीशन में जो है इंजेक्शन दिया जाता है एएसवी। खास करके जो भी इंजेक्शन दीजिएगा, डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर के देखरेख में ही इंजेक्शन पड़ना चाहिए। तो कहता है एएसवी इंजेक्शन दिया जाता है। एएसवी इंजेक्शन क्यों दिया जाता है? सांप के काटने के बाद। ठीक है, सांप के काटने के बाद जो है कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? एएसवी। आगे चलते हैं। आगे है, कहता है नक्सीर का कारण क्या है? नक्सीर का मतलब होता है नाक से खून बहना। ध्यान दीजिएगा, नाक से खून बहना। तो पहला ऑप्शन दिया है नसिका पट्टी की विकृति। पहले हम चलते हैं नक्सीर के बारे में देखते हैं। देखिए, नक्सीर में क्या होता है, नाक से क्या बहने लगता है? खून बहने लगता है। देखिए, नाक से खून बहने लगता है। तो उसमें ऑप्शन में पहला था कि नसिका पट्टी की विकृति। नसिका पट्टी क्या होता है, ये समझ लीजिए। देखिए, ये जो नाक के बीचों बीच में रहता है, जो कि एक छेद इधर और एक छेद इधर, यदि इसकी विकृति हो गई, यानी टेढ़ा हो गया, विकृति मतलब क्या होता है? टेढ़ा हो गया, ठीक है, वो सही स्थिति में नहीं है, तो इस कंडीशन में भी नाक से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन समझ लिए। दूसरा ऑप्शन कहता है उच्च रक्तदाब। देखिए, उच्च रक्तदाब होने की कंडीशन में भी नाक से ब्लड निकलना शुरू होता है। और मस्तिष्क चोट, यदि आपके सिर में चोट लग गया है, देखिए ना, कभी कभी किसी व्यक्ति को सिर में चोट लगता है तो नाक से भी ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो नक्सीर का कारण है नसिका पट्टी की विकृति, जो आपको हम समझा दिए। उच्च रक्तदाब इसमें भी होता है। मस्तिष्क के चोट, इसमें भी नाक से ब्लड निकलता है। यानी उपयुक्त क्या हो जाएंगे? सभी सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है बेहोशी की अवस्था में क्या नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, यदि कोई बेहोश है तो उस अवस्था में क्या नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए है अंतःशिरीय तरल शुरू करना चाहिए, रोगी को ब्लड शुगर नापना चाहिए, रोगी को दिशा निर्देश देना चाहिए। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन है जो कि ऑप्शन देखिएगा और क्लियर हो जाएगा। आप ही सोचिए, कोई बेहोशी में है, उसमें दिशा निर्देश दीजिएगा, वो तो खुद ही बेहोश है, उसको क्या समझ में आएगा कि क्या दिशा निर्देश देना है। ठीक है, तो बेहोशी के अवस्था में उसे दिशा निर्देश नहीं देना चाहिए, क्योंकि दिशा निर्देश वो ऑलरेडी ऐसा, माने हालत उसका ऐसे बेहोश हो गया, वो दिशा निर्देश लेगा नहीं। तो बेहोशी के हालत में दिशा निर्देश देने की जरूरत नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसे देखने के बाद ही क्लियर हो जाते हैं। आगे कहता है स्वास्थ्य की परिभाषा के अनुसार स्वास्थ्य की संपूर्ण है। देखिए, स्वास्थ्य की परिभाषा एक अलग है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके परिभाषा के अनुसार कहता है कि मानसिक समृद्धि, यानी मानसिक रूप से आप ठीक ठाक होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, दिमाग आपका ठीक ठाक काम करना चाहिए। ठीक है, दूसरा आता है भौतिक समृद्धि। भौतिक समृद्धि मतलब था आप शरीर से एकदम बिल्कुल फिट फाट नजर आ रहा है, तो नहीं कहता फिजिकली लेकिन एकदम फिट है, यानी इसका मतलब क्या है? स्वास्थ्य, मतलब ये स्वस्थ है। तो स्वस्थ की परिभाषा में ये भी आता है कि फिजिकली भी आप स्वस्थ होना चाहिए। दूसरा, मानसिक रूप से भी आप स्वस्थ होना चाहिए। तीसरा होता है सामाजिक समृद्धि, यानी समाज से भी आपका क्या लगाव है। ठीक है, जो समाज में आप रह रहे हैं, कहीं उस समाज से ऐसा तो नहीं कि विजातीय है। विजातीय का मतलब हो कि सब समाज की सबकी सोच एक जैसा और आपकी सोच एकदम बिल्कुल भिन्न, उसमें मैच नहीं कर रहा, नहीं, समाज से आपकी लगाव नहीं है। जैसे आपको समझाते हैं समाज समृद्धि। मान लीजिए कि आपका ये गली है, गली में आप रहते हैं, ठीक है, आपसे कुछ दूर में एक चाचा रहता है। ठीक है, आप निकले और रोज स्कूल जाते हैं, कहते हैं क्या हाल है चाचा जी? तो चाचा कहता अपन काम करो चुपचाप, हमको टोको उको मत, मैंने चिड़चिड़ा गया। फिर कोई व्यक्ति आया, उसने भी पूछा, फिर चिड़चिड़ापन आया। फिर कोई व्यक्ति आया और उसने, तो लोग क्या कहता है कि लगता है इसको समाज से कोई लगा होगा नहीं है, दिमाग से ठीक ठाक नजर नहीं लग रहा है, माना
दिमाग से चिड़चिड़ापन, इसका मतलब है कि दिमाग उसका शांत नहीं है, उसको समाज से उतना लगाव नहीं है, क्योंकि उसका दिमाग अशांत हो चुका है, मतलब कहीं और चीज़ों में उसका जो है लीन हो गया, वो अपने मन एक चिंतित रहते हैं, और जो उसका दिमाग जैसे नहीं कहता चिड़चिड़ापन, वो चिड़चिड़ापन होने लगता है, ठीक है। तो उसका समाज से उसका लगाव नहीं होता है। यदि समाज से भी अच्छा खासा उसका लगाव नहीं है, तो उस कंडीशन में उस व्यक्ति को भी हम स्वस्थ नहीं कहते हैं। अब क्या, एक व्यक्ति टोक दिया, ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति यहाँ चर्चा खड़ा है और एक व्यक्ति आया, इसके कहने पे चिड़चिड़ा हो गया, दूसरा कहने पे चिड़चिड़ा नहीं हुआ, तीसरा कहने पे चिड़चिड़ा नहीं, तो उसे हम नहीं कहेंगे, उसे हम ये नहीं कहेंगे कि जो है सामाजिक रूप से समृद्धि नहीं है। एक व्यक्ति से तो किसी को झगड़ा भी होता है, लेकिन सब व्यक्ति के साथ वो चिड़चिड़ापन आ रहा था, इसका मतलब वो सामाजिक रूप से भी वो क्या है, ठीक नहीं है, तो उसको भी हम स्वस्थ नहीं मानते हैं, ध्यान रखिएगा। तो स्वस्थ होने के लिए तीनों चीज़ होना जरूरी है, मानसिक समृद्धि भी होना चाहिए, भौतिक यानी फिजिकली रूप से भी फिट होना चाहिए, सामाजिक यानी जिस समाज में आप हैं उस समाज में आपकी लगाव अच्छी खासी होना चाहिए, लोगों से विचार जैसे होता है ना मैच करना चाहिए, वो होना चाहिए। जैसे ये नहीं कि आपको टोके आप अलगे चिड़चिड़ा गए, कोई भी व्यक्ति उसको टोक रहा है तो वो चिड़चिड़ेपन हो रहा है, तो वो समझिए समाज से उसका लगाव नहीं है, उसको जो है स्वस्थ की कैटेगरी में नहीं लाते हैं, ठीक है। तो स्वस्थ की परिभाषा के अनुसार मानसिक समृद्धि होना चाहिए, भौतिक समृद्धि होना चाहिए और सामाजिक समृद्धि भी होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, उपर्युक्त सभी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है नर्स के लिए अस्थायी दिशा निर्देश होता है, यानी परमानेंट दिशा निर्देश दे दिया गया है। उसके लिए क्या परमानेंट अस्थायी दिशा निर्देश होता है, वह किस अवस्था में प्रभावी होता है। यदि मान लें कि अस्थायी दिशा निर्देश या परमानेंट ये दे दिया है कि ये काम यदि हम नहीं रहेंगे तो ये काम तुमको करना ही करना है, ठीक है, जो उसको आदेश दे दिया, परमानेंट आदेश है कि हम नहीं रहे तो ये काम करना है। देखिए, चिकित्सक की अनुपस्थिति में जो दिशा निर्देश उसको दिया गया है, चिकित्सक की अनुपस्थिति में वो काम करेगी, ठीक है। आपातकाल में करेगी। प्राकृतिक आपदा यानी जो अपने से नहीं होता है, मानवीय द्वारा नहीं होता है, नेचुरली आपदा आ गया, तो उस कंडीशन में भी जो नर्स को दिशा निर्देश दिया गया है उस अनुसार वो काम करेगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल है आपका, आगे कहता है निम्न में से किस अवस्था में रोगी को जैविक चिन्ह आकलित करने की आवश्यकता होती है। जैविक चिन्ह समझते हैं क्या होगा, 4 जैविक चिन्ह होते हैं। पहला होता है तापमान, ध्यान दीजिएगा, तापमान, ठीक है। दूसरा होता है रक्तचाप, ठीक है। तीसरा होता है नाड़ी या फिर कहिए हृदय गति, ठीक है। और चौथा होता है श्वसन दर, श्वसन दर। तापमान, ध्यान रखिए, तापमान, नाड़ी, रक्तचाप और श्वसन दर। मेरा उतना राइटिंग इसमें अच्छा से लिखाता नहीं, आप नोट कर दीजिएगा। तो 4 जैविक चिन्ह होते हैं, ठीक है। तो कहता है कि निम्न में से किस अवस्था में रोगी के जैविक चिन्ह का लेना आवश्यकता है। कहने का मतलब हुआ 4 जैविक चिन्ह का मतलब ये हुआ, जैसे श्वसन दर हुआ, कोई रोगी है उसका श्वसन दर चल रहा है तो हम कहेंगे ठीक है ये। अब श्वसन दर खत्म तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका टिकट जो है धरती पर से कट के कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। नाड़ी यानी हृदय धड़कन खत्म तो इसका मतलब क्या है, इसका टिकट जो है चला गया ऊपर, ठीक है। तो ये 4 जैविक चिन्ह जो है इससे पता चलता है कि नहीं इसकी क्या है, स्थिति ठीक ठाक है। तो कहता है कि जैविक चिन्ह लेने की आवश्यकता होता है। पहला है ज्वर यानी बुखार है तो उसमें तो तापमान टेम्परेचर तो आपको नापना ही पड़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर लेना चाहिए क्योंकि तापमान तो ऑलरेडी जैविक चिन्ह में आता ही है। ज्वर यानी बुखार में जो है टेम्परेचर लेते हैं, यानी इसका मतलब जैविक चिन्ह इसमें जो है आवश्यकता है। दस्त मतलब होता है लूज मोशन, यानी बार बार जो है पतला पैखाना होता है, ठीक है, जिससे कि शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो इस कंडीशन में भी जो है जैविक चिन्ह लेना जरूरी, यानी जैविक चिन्ह की आवश्यकता इसमें पड़ता है। जो 4 जैविक चिन्ह बताए वो चारों जैविक चिन्ह इसमें जरूरत पड़ता है, ठीक है। 4 में से कोई मान ली कि इसका दस्त आ रहा है तो हल्का फुल्का दस्त कंडीशन, शरीर कमजोर हो जाता है तो हल्का फुल्का फीवर के भी जो है लक्षण आने लगते हैं, ठीक है। तो ज्वार में भी हम जैविक चिन्ह लेते हैं, दस्त में भी जैविक चिन्ह लेते हैं, और लू तो समझ ही रहे, टेम्परेचर ऑलरेडी है, टेम्परेचर की वजह से टेम्परेचर देखिए, ज्वार लू लगना ये भी टेम्परेचर से, ज्वार भी टेम्परेचर संबंधित है। तो 2 तो ऐसा दिख रहा है कि जिसमें सीधा लग रहा है कि जैविक चिन्ह की जरूरत है, यानी वाइटल साइन की जरूरत है। तो ज्वार, दस्त और लू लगना, इन तीनों में जो है कहता है जैविक चिन्ह आकलित करने की आवश्यकता होता है। इसमें यदि तीनों में से कोई भी हो गया है, मान लीजिए ज्वार हो गया तो इसमें आप जरूर जैविक चिन्ह आकलित कीजिए। उसका हृदय धड़कन, उसका नाड़ी देखिए, टेम्परेचर नापिए, ठीक है,
नाड़ी देखिए, टेम्परेचर नापिए, श्वसन दर देखिए, रक्तचाप देखिए, ये सब देखना जरूरी होता है। यही होता है चारों जैविक चिन्ह। अब किसी को दस्त हो रहा है तो इसमें भी चेक कीजिए उसका। लू लगा है तो उसमें भी वो चारों चीज़ को जो है चेक कीजिए कि गड़बड़ सरबड़ तो नहीं है। तो चारों जैविक चीज जो आपको हम बताएं, ये जाँच किया तो नहीं, चारों जो है आवश्यकता इसमें पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम। आगे सवाल कहता है, निम्न में से किस अवस्था में ज्वार से पीड़ित रोगी को कोल्ड स्पॉन्जिंग करने की आवश्यकता नहीं होती? कोल्ड स्पॉन्जिंग का मतलब होता है जैसे फीवर खूब बहुत ज़्यादा आ जाता है, आप देखिएगा रुमाल को भिंगा करके आपके सर के ऊपर देता है, ठंडा करता रहता है जिससे कि फीवर क्या हो, टेम्परेचर नॉर्मल हो। ठीक है, तो कहता है किस अवस्था में जो कोल्ड स्पॉन्जिंग की ज़रूरत नहीं पड़ता है? देखिए 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो उसमें ज़रूरत पड़ता है, 101 में भी ज़रूरत पड़ता है, 105 में ज़रूरत पड़ता है, यानी 100 से ऊपर चले गए तो उसमें जो है कोल्ड स्पॉन्जिंग की ज़रूरत होता है, और या फिर 100 हो गया तो उसमें भी कोल्ड स्पॉन्जिंग की ज़रूरत होता है। लेकिन 99 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो है कोल्ड स्पॉन्जिंग की ज़रूरत नहीं होता। कोल्ड स्पॉन्जिंग जो सर पे भिंगा के रुमाल नहीं देते हैं, वही होता है कोल्ड स्पॉन्जिंग, यानी ठंडा स्पॉन्जिंग, ठंडा करना, यानी टेम्परेचर को क्या करना, थोड़ा सा नॉर्मल करना है। ठीक है, तो वही आपसे सवाल में कह रहा था किस स्थिति में रोगी को कोल्ड स्पॉन्जिंग की ज़रूरत नहीं पड़ता है? तो 99 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो इस कंडीशन में कोल्ड स्पॉन्जिंग की ज़रूरत नहीं पड़ता है। लेकिन 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया तब कोल्ड स्पॉन्जिंग की ज़रूरत पड़ता है, 101 हो गया तो इसमें भी ज़रूरत पड़ता है, 105 हो गया तो इसमें, मतलब जितना बढ़ते चले जाइएगा उधर उसमें जो कोल्ड स्पॉन्जिंग की ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, आगे सवाल है, दस्त से पीड़ित रोगी को उपचार निम्न में से है? यदि किसी को दस्त हो गया है, दस्त मतलब क्या हुआ, शरीर में बार बार उसको पतला पखाना हो रहा है, शरीर से पानी घट जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन में उपचार के लिए क्या क्या? देखिए सबसे पहले डिहाइड्रेशन हो गया तो ORS को घोल पिलाइए। ये ORS घोल क्या करता है, शरीर में जो आपका पानी कम हुआ, क्योंकि पतला पैखाना होगा तो बार बार पैखाना जाएगा, शरीर से सब पानी खत्म होते चले जाएगा। ठीक है, वक्त रहते इलाज नहीं कीजिए तो फिर ये ज़्यादा कंडीशन खराब हो जाता है। सबसे पहले ORS घोल दीजिए, ORS घोल दीजिए, फिर नमक चीनी का पानी जो है, नमक और चीनी का पानी का घोल बना करके भी पी लीजिए, उससे भी काम हो जाता है। तो यदि ORS है तो ORS का घोल दीजिए। तो ORS को घोल जब आप दीजिएगा तो उसके शरीर से जितना एक्स्ट्रा पानी निकल रहा था जो बका, वो मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, फिर दस्त में क्या होता है, यानी डायरिया जो होता है वो आंत में उसका जीवाणु होता है। ठीक है, तो उसके लिए जो है प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक जो है, एंटीबायोटिक दवा दीजिए और जिंक की गोली भी दीजिए। ठीक है, तो जो दस्त से पीड़ित यानी डायरिया से पीड़ित होता है उसे जिंक की गोली, ORS और प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक दिया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है लू लगने, ठीक है, हीट स्ट्रोक की अवस्था में निम्न में से क्या नहीं देखा जाता है? लू किसी को लगा है तो लू लगा तो टेम्परेचर ऑलरेडी शरीर में बढ़ जाएगा। ऑप्शन है हाइपोथर्मिया, हाइपो मतलब होता है कम, शरीर का टेम्परेचर यदि कम हो गया तो उसे हाइपोथर्मिया कहते हैं। आप बताइए किसी को लू लग गया है तो हाइपोथर्मिया होगा? नहीं होगा। तो इसका मतलब है लू लगने की अवस्था में क्या नहीं देखा जाता? हाइपोथर्मिया नहीं देखा जाता। हाइपो दिखा जाता है, हाइपर, सुनिए, हाइपो और हाइपर, हाइपर नहीं, किसी किसी व्यक्ति को नहीं कहता है काहे ज़्यादा हाइपर हो रहे हैं, मतलब गर्म काहे हो रहे हैं। ठीक है, तो हाइपर का मतलब होता है गर्म ज़्यादा, यानी इसमें ज़्यादा गर्मी है। हाइपो का मतलब होता है निम्न, यानी टेम्परेचर यदि कम हो गया तो उसे हाइपो कहते हैं, और टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो हाइपर कहते हैं। एक लोकल भाषा भी नहीं कहते काहे हाइपर हो रहा है ज़्यादा हो। ठीक है, तो हाइपर मतलब होता है ज़्यादा। ठीक है, तो हाइपो, आप बताइए किसी को लू लग गया तो क्या हाइपो होगा? कम तापमान होगा? नहीं होगा। तो वही कहता है किस निम्नलिखित में से क्या नहीं देखा जाता? तो हाइपो नहीं देखा जाता, हाइपोथर्मिया नहीं देखा जाता, कम टेम्परेचर नहीं देखा जाता है। तो ये तो पहला ऑप्शन से ही क्लियर हो गया। बाकी ये तो देखा जाता है, ये भी देखा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कहता कुत्ते के काटने पर नहीं किया जाना चाहिए, कुत्ते पर काटने पर क्या नहीं किया जाना चाहिए? देखिए, कहता घाव को बहते हुए पानी में धोना चाहिए, बिल्कुल धोना चाहिए। घाव को मरहम पट्टी करना चाहिए, करना चाहिए। ऑप्शन है आगे सी है ASV। देखिए ASV अभी तुरंत आपको बताए थे, एंटी स्नेक वेनम। एंटी स्नेक वेनम होता है जब सांप काटता है तब उस कंडीशन में ये इंजेक्शन दिया जाता है। तो कुत्ता काटेगा तो ये इंजेक्शन थोड़ी दीजिएगा, नहीं दीजिएगा। तो क्या नहीं करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी, ये नहीं देना चाहिए। बाकी ये देना चाहिए। ARV क्या होता है? एंटी रेबीज वैक्सीन, और रेबीज तो कुत्ता काटने से होता ही होता है, तो रेबीज का वैक्सीन दे सकते हैं, लेकिन एंटी स्नेक वेनम नहीं दे सकते हैं। एंटी स्नेक वेनम जो है ये सांप के काटने से देता है। ठीक है, तो वही कहता है कि कुत्ते के काटने से क्या नहीं किया जाना चाहिए?
ठीक है। तो घाव तो धोना चाहिए, घाव को मरहम पट्टी करना चाहिए और ARV देना चाहिए, एंटी रेबीज वैक्सीन देना चाहिए, लेकिन ASV नहीं देना चाहिए क्योंकि ये जो है सांप के काटने पर दिया जाता है। ठीक है। वीडियो बेस्ट लगे तो कमेंट करके जरूर जाइए।